मेरा शौहर बेटियों की शादी ना करता, जबकि मेरी चारों बेटियां जवान हो चुकी थीं। एक दिन अचानक चारों बेटियों की तबीयत खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास लेकर गई तो चेकअप के बाद पता चला कि मेरी चारों बेटियां हामला हो चुकी हैं। ये खबर सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरी बेटियां तो घर से बाहर भी नहीं जाती थीं और वो चारों एक ही कमरे में सोती थीं। लेडी डॉक्टर को जब मैंने बताया कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये हामला कैसे हो गई। लीड डॉक्टर खुद भी परेशान थी। वो कहने लगी, आप रात के वक्त इन चारों पर नजर रखें। अगली रात जैसे ही मैं छुपकर बेटियों के कमरे में गई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। मेरे पास एक ऐसी जहनी मरीजा आई थी कि जिसकी कहानी सुनकर मेरा दिमाग भी चकरा गया था। ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा आया था। आइए मैं आप सबको उस औरत की कहानी उसी की जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम बल्कीस है। हमारा घराना जद्दी पुश्ती पीरों का घराना मशहूर था। हमारे घर पुराने रस्मों रिवाज की सख्त पैरवी की जाती थी और औरतें पर्दे की खास पाबंदी करती थीं। मैंने हमेशा अपनी माँ को अब्बा के साथ अदब से बात करते देखा था। मेरे अलावा घर में 3 लड़कियां और थीं, जिनमें से 2 चचा की बेटियां थीं और एक मेरी छोटी बहन थी। हम लड़कियों की परवरिश और तालीम और तरबियत सख्त माहौल में हुई थी। हमें बाहर जाना मना था। मेरे चचा की एक बेटी जिसका नाम आलिया था, वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी। बाजी आलिया की शादी साथ वाले गांव के गद्दी नशीन के बेटे से तय की जा रही थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन आलिया बाजी का चेहरा देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो इस शादी से खुश हैं। मुझे जल्दी पता चल गया कि इतने सख्त पहरे और कड़ी निगरानी के बावजूद आलिया बाजी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वो मुलाजमा के कपड़े पहनकर उस लड़के से मिलने जाती थी जिसे वो पसंद करती थी। ये सिलसिला काफी अरसे से जारी था। फिर शादी से एक रात पहले आलिया बाजी उस लड़के के साथ भाग गई और पूरे घर पर कयामत टूट पड़ी। इतने आला खानदान की बेटी घर से भाग गई थी। अगर किसी को ये मालूम हो जाता तो गांव में हमारे खानदान की बहुत बदनामी होती। इसलिए ये ऐलान कर दिया गया कि आलिया बाजी मर गई हैं। उसका झूठा जनाजा भी सबके सामने दफन कर दिया गया था और जहां आलिया बाजी की शादी तय हुई थी, वहां मेरी शादी कर दी गई थी। मेरा शोहर मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था और वो अपने इलाके का साईं था और उसकी रस्में हमसे बहुत ही अलग थीं। उनके यहाँ का अकीदा था कि पहली औलाद लड़का ही होना चाहिए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर बहुत बुरा समझा जाता था। मगर बदकिस्मती से मैंने पहले लड़की को नहीं बल्कि 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था। मेरे पूरे ससुराल वालों का मुंह बन गया था, मगर चूंकि मेरा ताल्लुक भी एक मजबूत घराने से था, इसलिए मुझे कुछ कहा तो नहीं जाता था। मगर फिर भी मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शोहर मुझसे खिंचा खिंचा है। मैंने दुआ की कि मैं जल्दी से बेटे की माँ बन जाऊं ताकि मुझे अपनी खोई हुई इज्जत मिल जाए। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि अगली बार भी मेरी 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। अब मैं 4 बेटियों की माँ बन चुकी थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अब अगर इसने बेटा ना जना तो वो मेरे शोहर की दूसरी शादी करवा देंगे, क्योंकि उनको अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए था। मैं क्या कहती। मैंने अपने शोहर को बहुत बार कहा कि दूसरी शादी ना करना, मगर उसका कहना भी यही था कि उसे जागीर और खानदानी गद्दी के लिए एक बेटा तो हर सूरत चाहिए। इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। मुझे हवेली के आखिर में दूसरी तरफ से दरवाजा निकालकर अलग कर दिया गया। मैंने अपनी चारों बेटियों की परवरिश करनी शुरू कर दी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुझे अपनी बेटियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इनको किसी यतीम खाने में दे दे और तू भी मेरे बेटे से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले। मैं गुस्से में आ गई और कहा, क्यों, फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश करूंगी। मेरी सास हंसने लगी और कहने लगी, तू एक दिन पछताएगी कि तूने बेटियां क्यों पैदा की। मुझे अपनी सास के यूं कहने पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरा शोहर अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था। उसने हमारी फिक्र करना छोड़ दी थी। इस घर में हमें खाने पीने की कोई कमी ना थी। ऐसे में हम माँ बेटियां ही एक दूसरे का सहारा थी। फिर जब शोहर के घर बेटा पैदा हो गया तो वो बिल्कुल ही हमें भूल गया। जब मेरी बड़ी बेटी की उम्र 12 साल हुई
और उसने 5 जमातें पढ़ ली तो मुझे लगा कि अब उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। खैर, बच्चियां बड़ी होती गईं। एक दिन मेरी सहेली अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई, और इस बात का इल्म जब मेरे ससुराल वालों को हुआ तो मेरी सास ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, हमारे यहाँ बेटियों की शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती। मेरी चारों बेटियां जवान हो चुकी थीं और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती और एक ही कमरे में इकट्ठी सोती थीं, जबकि मैं दूसरे कमरे में अकेली सोती। मैंने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी और वो बापर्दा थीं, एक दूसरे के लिए जान देने वाली थी। मगर कुछ अरसे से मुझे चारों बेटियों की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो एक ही बेड पर सोती थी, इसलिए मुझे यही लगा एक बीमार हो गई होगी और उसके देखा देखी दूसरी बेटियां भी बीमार हो गई होंगी। मैंने जब लड़कियों से कहा कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, तो वो चारों ही घबरा गईं और कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी हालत मुझे जरूरत से ज्यादा ही कुछ अजीबो गरीब लग रही थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे और कैं भी कर रही थी। ऐसा तो तभी होता है जब कोई औरत हामला हो जाए, मगर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बेटियां तो इतनी नेक हैं, घर और मदरसे के अलावा कहीं आती जाती नहीं हैं। मेरे दिल में शक की जड़ें मजबूत हो रही थी। मैं हरगिज भी ये सोचना नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां हामला हैं। मगर जब मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाया तो उसने चारों को एक नजर देखकर मुझसे कहा, मैं इनका चेकअप अब यहाँ नहीं कर सकती। बेहतर होगा आप किसी और डॉक्टर को घर पर मत बुलाएं और इन चारों को मेरे क्लिनिक पर ले आएं, क्योंकि इनकी हालत से मुझे लगता है कि ये चारों लड़कियां मां बनने वाली हैं। डॉक्टर की इस बात से मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। यानी मैं जो सोच रही थी वो सच था। एक साथ मेरी चारों बेटियां हामला हो गई थी। मैं तो ये जानकर कांप गई थी। मेरे साथ ये क्या हो गया था? मेरी कवारी बेटियां हामला हो गई थी, मगर कौन था वो जिसने मेरी बेटियों के साथ ये सब किया था? मैंने जिंदगी में अपनी बेटियों पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर उस दिन डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपनी बेटियों को बहुत मारा था। मुझे लगा कि वो सच बता देंगी कि ये गुनाह किसने किया है, पर वो सब मेरी मार तो खाती रही, मगर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। मैं मार मार कर और पूछ पूछ कर थक गई थी, मगर सबने जैसे फैसला कर रखा था कि मुझे कुछ नहीं बताएंगी। उसी रोज मेरी सहेली मुझसे मिलने आ गई। उसने मेरी बेटियों को रोते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगी, क्या बात है? मैं अब अपनी दोस्त से क्या छुपाती, उसे मैंने सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम ऐसा करना, आज रात बेटियों के कमरे में अचानक से चली जाना और उन्हें मारने की बजाय उन पर नजर रखो। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त मुझे कैसी अजीब सी तरकीब बताकर गई है, लेकिन चूंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सोचा कि चलो अपनी दोस्त के कहने पर रात को मैं ये भी करके देख लेती हूँ। वो औरत कहने लगी, जब मैं अपनी दोस्त के कहने पर रात को अपनी बेटियों के कमरे में चली गई और उन पर से कंबल हटाया, तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि एक बेटी तो कंबल में मौजूद नहीं थी। मैंने घबराते हुए कहा, महविश किधर है? बाकी तीनों घबराकर उठ गईं और कहा, अम्मी वो इधर कहीं होगी, कहाँ जा सकती है वो? मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे अपनी बड़ी बेटी कहीं ना मिली। अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक मुझे अपनी बड़ी बेटी आती दिखाई दी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो कहने लगी, मैं तो वॉशरूम गई थी। मैंने उसे मशकूक नजरों से देखा, क्योंकि मैंने वॉशरूम चेक किए नहीं थे, तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी कि मेरी बेटी वाकई वॉशरूम में मौजूद थी या नहीं। खैर, मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उसके बाद मैंने अपनी बेटियों पर नजर रखी, लेकिन वो वाकई घर से कभी किसी फजूल काम के लिए नहीं निकली थी। फिर वो सब एक साथ कैसे हामला हो गईं? मेरा दिमाग तो बस यही सोच सोच कर फटा जा रहा था। वो औरत इतना बताकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं तो ये बात अपने शोहर से छुपा छुपा कर अब जहनी मरीजा बन गई हूँ। आप ही मेरे मसले का हल निकालें। मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। अपनी कवारी बेटियों को यूं हामला होते देखना कितनी बड़ी अजियत है। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि इस वक्त मेरी क्या हालत है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी तक तो ये राज मुझे, आपको और मेरी सहेली को मालूम है, मगर ये बात फैल गई तो मेरी बड़ी बदनामी होगी।
मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने कहा अपनी बेटियों को कल अपने साथ लेकर आना और मैं उनसे तफसील से बात करके मालूम करूंगी कि उनके साथ ये सब किसने किया है। वो कहने लगी, उनका घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करें, मेरे घर पर चक्कर लगा लें, उसकी मैं आपको अलग से फीस दूंगी और मैं सबको कह दूंगी कि आप मेरी दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने हामी भर ली। मुझे उस औरत की बेटियों से मिलने का शौक हो रहा था। मैं देखना चाहती थी कि वो लड़कियां कैसे हामला हो सकती हैं। मैंने अपने हुलिये में मामूली सा रद्दो बदल किया और उसके घर चली आई। उसने अपनी बेटियों से मुझे अपनी दूर की रिश्तेदार कहकर मुतारफ करवाया था। उसकी चारों बेटियां बिल्कुल एक जैसी ही थी, सादा और मासूम भी लग रही थी। देखने से लग नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा काम कर सकती हैं कि बगैर शादी के ही हामला हो जाएं। कुछ तो ऐसा था जो वो लड़कियां अपनी माँ से छुपा रही थीं। मैंने वहां 2 से 3 दिन रुकने का इरादा कर लिया ताकि मैं सारी सूरत हाल का अच्छे से जायजा लेकर हकीकत तक पहुंच सकूं। लड़कियों के कमरे में जाने के बाद मैंने उनकी माँ से पूछा, तुम इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती? इस तरह तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। जवाब में उस औरत ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगी, मेरी इन बेटियों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि इनके बाप और मेरी सास ने मना कर दिया है। वो कहते हैं हमारे यहाँ रस्म है, अगर ज्यादा बेटियां पैदा हो जाएं तो उनकी शादियां नहीं की जाती। मैं ये सुनकर चौंक गई और कहा कि ये कैसी रस्म है, ऐसा भला कहाँ होता है। वो कहने लगी, यही तो मसला है, जमीन और जायदादों के चक्कर में ये लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करते। अब मेरी जान निकली जा रही है कि किसी को पता चल गया तो इनका बाप हम माँ बेटियों को अपने हाथ से मार डालेगा। मैंने इन लड़कियों से थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की मगर किसी ने ढंग से जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरा अपने घर में आना सख्त नागवार गुजरा है। वो लड़कियां अंदर से काफी चालाक थीं। मैं वहां 3 दिन रही और अपनी तरफ से भरपूर पता चलाने की कोशिश की मगर वो लड़कियां मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करती थीं। आखिर मैंने एक ही नतीजा निकाला और उनकी माँ से कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी लड़कियां हामला हैं। तुम एक बार किसी और डॉक्टर से चेकअप करवा लो ताकि सच और झूठ का पता चल सके। मैं वहां से वापस आ गई क्योंकि मैं इतने दिन वहां रहकर अपना क्लिनिक बंद नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था शायद वो औरत दोबारा आएगी मगर वो नहीं आई। शायद उसका मसला हल हो गया होगा। फिर इस बात को काफी अरसा बीत गया, यहाँ तक के 7 माह गुजर गए। मैं इन सब बातों को भूल चुकी थी मगर आज 7 माह बाद मेरा भाई जिस लड़की को मेरी भाभी बनाना चाहता था उसे देखकर सातों आसमान मेरे सर पर गिर पड़े थे। मेरा भाई काफी अरसे से मुझसे कह रहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैं उससे कहती थी, ठीक है, तुम घर का एड्रेस बताओ, हम रिश्ता लेने चले जाएंगे। मगर वो कहता था, मैं पहले उस लड़की को आपसे मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा एक मसला है जिसे सिर्फ आप ही हल कर सकती हैं। मैंने उसे कहा कि किसी रोज शाम को उस लड़की को घर ले आना और आज वो जिस लड़की को पसंद करता था उसे घर ले आया था और उस लड़की को देखकर मैंने उसे पहचान लिया था मगर उस लड़की ने मुझे नहीं पहचाना था। वो उसी औरत की बड़ी बेटी महविश थी। उसे देखकर तो मैं सन्नाटे में आ गई थी। मैंने अपने भाई को कहा, कब से जानते हो इस लड़की को? वो कहने लगा, 1 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। 1 साल से, यानी अगर वो लड़की तब सच में हामला थी तो फिर उस बच्चे का बाप। इससे आगे मुझसे सोचा ना गया। मैंने गुस्से में अपने भाई को कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ आज से 7 माह कबल ये और इसकी बाकी तीनों बहनें एक साथ हामला थीं। क्या उसके होने वाले बच्चे के बाप तुम थे? मेरी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे की रंगत बदल गई। मेरा भाई भी दंग रह गया। मुझे कहने लगा, आपी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये तो पीरों के घराने से है, पर्देदार और बहुत शरीफ। मैंने उस लड़की को गौर से देखते हुए अपने भाई को कहा, तुम जरा बाहर जाना, मुझे इससे अकेले में कुछ सवालात करने हैं। उसके बाहर जाते ही वो लड़की घबराते हुए अंदाज में कहने लगी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हैं? मैंने जब उसे बताया कि आज से 7 माह पहले
एक रोज मैं ही तुम्हारी माँ की रिश्तेदार बनकर तुम्हारे घर में रहने आई थी, तो उसके पास और कोई रास्ता ना रहा। तब वो लड़की बहुत घबरा गई और कहने लगी, मेरा नाम तो आप जानती ही हैं, और ये भी कि हम 4 बहनें हैं। हमने शुरू से सिर्फ अपनी माँ को ही अपने आसपास देखा था। बात क्या होता है, हम बहनों को मालूम ही नहीं था। हम जैसे जैसे बड़ी होती गईं, हमें मालूम होता गया कि हमारा एक बाप भी है, लेकिन उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी। हम बहनें एक दूसरे की दुख सुख की साथी थी। हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था। हम एक कमरे में ही सोती थी। कभी कभी हम खेलते हुए बाहर की तरफ चली जाया करती थी। एक रोज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात मोहल्ले की एक आंटी से हुई। वो हमें बहुत प्यार करती थी और हम मदरसे से वापसी पर अक्सर उनके घर चली जाया करती थी। उनका नाम आलिया आंटी था। वो हमारी अम्मी की कजन है, क्योंकि एक रोज आलिया आंटी ने बताया कि वो पहले मेरी अम्मी के साथ रहती थी और फिर उन्होंने घर से भागकर शादी की थी, क्योंकि वो उस खानदान में हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी जिसमें उनकी शादी होने जा रही थी। आंटी ने हमें बताया कि हमारा बाप कभी हमारी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि इस खानदान की सालों से रस्म है कि जब ज्यादा बेटियां पैदा हो जाएं तो उनकी शादी नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि लड़कियों को जहेज की सूरत में जागीर और विरासत में हिस्सा देना पड़ता है। इसीलिए हमारा बाप कभी भी हमारी शादी नहीं करेगा। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन एक दिन जब मैंने खुद अपने बाप और दादी को बातें करते सुना तो मुझे यकीन हुआ। मेरी दादी कह रही थी, अपनी बीवी को समझा दे कि वो अपनी बेटियों की शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दे। हम कोई पागल हैं कि इन लड़कियों की शादी करके इन्हें जहेज में अच्छी खासी जायदाद दें। मेरा बाप कहने लगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा, मुझसे भी 1-2 लोगों ने बात की है, मगर मैंने साफ मना कर दिया है। मैंने ये सब आलिया आंटी को बताया तो वो कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी माँ से भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सबसे छुपकर यहाँ अपने शोहर के साथ रह रही हूँ। मगर मेरे पास एक प्लान है, तुम चारों उस पर अमल करोगी तो तुम्हारे माँ बाप खुद तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने पूछा, कैसा प्लान? तो उन्होंने ही हमें बताया कि हम चारों अपनी माँ के सामने हमला होने का नाटक करें और वो हमें एक ऐसी दवाई देंगी जिससे कुछ दिनों के लिए हमारा पेट फूल जाएगा, मगर उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तब मजबूरन हमारे घर वालों को हमारी शादी करना पड़ेगी। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात आपके भाई से हुई थी। मदरसे से वापसी पर अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे अपनी आजादी चाहिए तो मुझे ऐसा करना होगा। आलिया आंटी ने कहा था कि जब तुम्हारे माँ बाप तक खबर पहुंचेगी तो वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारी शादी करवा देंगे। उन्होंने मेरी छोटी दोनों बहनों को अपनी बहुएं बनाने का वादा किया था। इसलिए हम चारों ने ऐसी अदाकारी की कि अम्मा को शक हो गया था। सब कुछ ठीक जा रहा था। अनकरीब दादी को पता चल जाता और फिर अब्बा को भी, मगर इससे पहले आपको अम्मा अपने घर ले आई और आपने अपनी हाजिर दिमागी से ये जान लिया कि हम हामला नहीं हैं। आपके जाने के बाद अम्मा ने किसी और डॉक्टर से हमारा चेकअप करवाया और उनको पता चल गया कि हम नाटक कर रही थी और सारा प्लान फेल हो गया। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, मगर वो ये कहती रही कि हम बहनों की शादी कभी नहीं हो सकती। उन्हें आलिया आंटी के बारे में भी पता चल गया था। अम्मा बहुत नाराज हुई और हमारा उनसे मिलना जुलना भी बंद हो गया था। मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे घर वाले ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपको सब कुछ याद होगा। मैंने सारी कहानी सुनी तो मेरे दिल में एक अरसे से जो बेचैनी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि मैं अक्सर सोचती थी कि ना जाने मेरे वहां से आने के बाद उन लड़कियों का क्या बना होगा। वो सच में हामला थी या नाटक कर रही थी? आज उन सब सवालात के जवाबात मिल गए थे। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस मसले को हल भी करूं। इसलिए मैं उस लड़की के बाप और दादी से मिली। मैंने उनको स्टाम्प पेपर्स पर लिख कर दिया कि हम जहेज या वरासत के नाम पर 1 रुपया नहीं लेंगे, बस आप अपनी बेटी रुखसत कर दें। उनको और क्या चाहिए था, उन्होंने मान लिया और यूं मैं अपने भाई की पसंद को बाइज्जत तरीके से दुल्हन बनाकर घर ले आई। मेरी देखा देखी आलिया ने भी यही किया और उसने भी 2 लड़कियों को बिना जहेज के कबूल कर लिया था।
اب باقی ایک بیٹی رہ گئی تھی، اس کی شادی بھی میں نے اپنے خاندان میں کروا دی تھی اور جہیز اپنی طرف سے دے دیا تھا۔ عالیہ کو بھی سب نے معاف کر دیا تھا اور اس کی سب سے صلح ہو گئی تھی۔ چاروں لڑکیاں آج اپنے گھر میں خوش ہیں اور ان کی ماں بھی بہت خوش ہے کہ ان کی بیٹیوں کی زندگی اس گھٹیا رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ بیٹیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے اور وراثت میں سے حصہ دینے کے ڈر سے ان کی شادیاں نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ کیا جواب دیں گے۔